सभी साथी को नमस्कार, जोहार। और आप सभी साथी बताएंगे कि आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं ज्योग्राफी से संबंधित एमसीक्यू, और ये सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है। दोस्तों, इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं भारत एवं विश्व भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू। तो आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा साथियों, इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। साथियों, यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं सेशन की, लेकिन सेशन में जाने से पहले आप सभी छात्रों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस सेशन को फटाफट से शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। देखिए, जहाँ पर चित्र की आवश्यकता होगी हम चित्र लेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट कीजिए। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। क्या कहता है? कहता है कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। बुध है, शुक्र, मंगल या पृथ्वी? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? देखिए, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह आपका बुध हो जाएगा। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। देखिए, बुध जो है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। आप देख सकते हैं बुध सूर्य के सबसे नज़दीक भी है। इसका व्यास कितना है? 4,04,879 किलोमीटर है, और यह सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह भी है। दूसरे नंबर पर शुक्र ग्रह है। यह सौर मंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है ना। तीसरे नंबर पर पृथ्वी है। इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि इसके 1/3 भाग पर आपका क्या है? तो पानी है, राइट। और इसका एकमात्र उपग्रह कौन है? तो इसका एकमात्र उपग्रह आपको चंद्रमा है, ठीक है ना। जबकि बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। मंगल ग्रह की बात कर लिया जाए तो इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है, और इसके 2 उपग्रह हैं, ठीक है। फोबोस और दूसरा डीमोस, है ना। मंगल और बृहस्पति के बीच यदि आपसे पूछ लिया जाए क्या पाया जाता है, तो क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। क्षुद्र ग्रह किन के बीच पाए जाते हैं? तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। अगला ग्रह कौन है दोस्तों? बृहस्पति है, जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है ना। इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? गनीमेड इसका सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। इसके बाद शनि, ठीक है। इस पर शनि पर वलय पाए जाते हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए किस ग्रह पर वलय पाए जाते हैं, तो शनि ग्रह पर वलय पाए जाते हैं, ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, तो लेटा हुआ ग्रह अरुण को कहा जाता है, ठीक है, यानी यूरेनस को कहा जाता है, ठीक है। सबसे दूर ग्रह कौन है? नेपच्यून है, वरुण ग्रह है, राइट। चलिए अगला कर लीजिए। सॉरी, देखिए अगला सवाल क्या है दोस्तों। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, निकेल या डायोराइट? देखिए, पृथ्वी की केंद्र की यहाँ पर बात हो रही है ना। तो पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है?
देखिए पृथ्वी के केंद्र में कौन कौन पाया जाता है? निकेल पाया जाता है और फेरस पाया जाता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा चुंबकीय कौन है? निकेल है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आप देख सकते हैं सबसे ऊपर क्रस्ट होता है, उसके बाद मेंटल को दो भागों में बांटते हैं, क्रस्ट को भी दो भागों में बांटते हैं, ठीक है, और कोर को भी दो भागों में बांटते हैं, ठीक है। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? निकेल है, ठीक है, निकेल है। क्लियर? पृथ्वी का कोर मुख्य रूप से लोहा और निकेल का बना होता है, ठीक है, इसलिए इसे निफे कहा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्लियर? यदि आपसे पूछ लिया जाए सबसे ऊपरी परत कौन है, तो क्रस्ट है, ठीक है। दूसरी परत मेंटल है, और तीसरी परत कौन है? कोर है, ठीक है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि क्रस्ट को, दो क्रस्टों को कौन अलग करता है, तो याद रखिएगा कौन अलग करेगा दोस्तों। इसका आप ट्रिक याद कर लीजिएगा, कोमोरे गोले, ठीक है, कोमोरे गोले, ठीक है। तो क्रस्टों को कौन अलग करता है? कोनराड असंबद्धता अलग करता है, ठीक है। अब क्रस्ट और मेंटल को कौन अलग करेगा? तो मोह असंबद्धता अलग करेगा, मोह असंबद्धता, ठीक है। अब बात कर लिया जाए मेंटल की, तो मेंटल को कौन अलग करता है? रेपेटी, और मेंटल और कोर को अलग कौन करता है? गुटेनबर्ग, असंबद्धता, ठीक है। और कोर को लेहमैन अलग करता है, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए अगला कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है? आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर या आर्कटिक महासागर? काफी अच्छा सवाल है दोस्तों। उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है? देखिए उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर है, जबकि पूरब में अटलांटिक महासागर है, ठीक है। तो पश्चिम में कौन है? प्रशांत महासागर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आप देख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बाएं तरफ कौन है? पैसिफिक ओशन, और पूरब में भी पैसिफिक ओशन आपको दिखाई देगा, क्योंकि ये एशिया और अमेरिका को अलग करता है, ठीक है। एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है, राइट। अटलांटिक महासागर की बात कर लिया जाए तो उत्तर अमेरिका के पूर्व में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर अमेरिका के पूर्व में स्थित है। आर्कटिक महासागर या उत्तर अमेरिका के उत्तर में स्थित है, आप देख सकते हैं उत्तर में स्थित है, जबकि अंटार्कटिका के चारों ओर दक्षिणी महासागर है, ठीक है। अगला कर लीजिए दोस्तों, और सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइए। देखिए आपके कमेंट ही हैं जो हमें मोटिवेशन देते हैं दोस्तों। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? आर्गन, क्रिप्टन, हीलियम या नियॉन? देखिए वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस की यहाँ पर बात हो रही है, तो आर्गन है। वायुमंडल में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक अक्रिय गैस कौन है, अक्रिय गैस कौन है, तो ये आर्गन है, ठीक है। और वायुमंडल में कितना परसेंट पाया जाता है? 0.93% पाया जाता है, ठीक है। जो अन्य अक्रिय गैस है जैसे नियॉन और हीलियम से काफ़ी अधिक है। आर्गन की यहाँ पर बात कर लिया जाए, वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। आर्गन के बाद दूसरी प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन है? ठीक है, आर्गन के बाद
कौन है? नियॉन है। और नियॉन से भी कम मात्रा में मौजूद हीलियम है। हीलियम से भी कम मात्रा में मौजूद क्रिप्टन है। राइट, चलिए अगला कर लीजिए। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण मरुस्थलों को क्या कहते हैं? शीतोष्ण मरुस्थलों को क्या कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा शवाना कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका को क्या कहा जाता है? शवाना कहा जाता है या पंपास कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण कटिबंध घास फसलों को क्या कहा जाता है? पंपास कहते हैं। और ये उपजाऊ घास के मैदान होते हैं दोस्तों। अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राजील जैसे देशों में पाए जाते हैं। यहाँ पर पंपास दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान का नाम है। सवाना की बात कर लिया जाए तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, जो मुख्य रूप से कहाँ पर पाया जाता है? अफ्रीका में पाया जाता है। प्रेयरीज ये उत्तर अमेरिका के समशीतोष्ण घास के मैदान है। वेल्ड की बात कर लिया जाए तो दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान है। आ गई बात समझ में आ रही है सारी चीजें? चलिए अगला कर लीजिए। कनाडा स्थित अंधी घाटी क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये यूरेनियम, थोरियम, कोयला या निकेल। सही आंसर हो जाएगा यूरेनियम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कनाडा की अंधी घाटी क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए। ठीक है। और कनाडा दुनिया के प्रमुख यूरेनियम उत्पादकों में से एक है और यह क्षेत्र खनिज के उत्पादन में योगदान देता है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके सामने। येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? कनाडा में, नागालैंड, न्यूजीलैंड में, दक्षिण अमेरिका में या यूएसए में? तो येलोस्टोन पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, यूएसए में स्थित है। येलोस्टोन नेशनल पार्क यूएसए में स्थित है और यह संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर पश्चिम में व्योमिंग, मोंटाना और इडाहो के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है और यह अमेरिका का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। कब स्थापित किया गया था? 1872 में। राइट, चलिए नेक्स्ट है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाती है? लेनिनग्राड से मॉस्को तक, लेनिनग्राड से चिलियाबिंस्क तक, लेनिनग्राड से इर्कुट्स्क तक या लेनिनग्राड से व्लादिवोस्तोक तक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये लेनिनग्राड से कहाँ तक जाती है? व्लादिवोस्तोक तक जाती है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की बात कर लिया जाए तो पश्चिम में रूस के बाल्टिक सागर तट पर स्थित लेनिनग्राड, जिसे अब सेंट पीटर्सबर्ग कहा जाता है, से शुरू होकर प्रशांत महासागर के तट पर स्थित व्लादिवोस्तोक तक जाता है। अब चित्र में देख सकते हैं लेनिनग्राड से कहाँ तक जाती है? व्लादिवोस्तोक तक। अगला कर लीजिए मित्रों, और सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइए। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है? यूरोप, अफ्रीका, एशिया या ऑस्ट्रेलिया? देखिए विषमताओं का महाद्वीप पूछा जा रहा है आपसे, आंसर कीजिएगा। विषमताओं का महाद्वीप हम यूरोप को कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यूरोप को विषमताओं का या महाद्वीप या विरोधाभासों का महाद्वीप कहा जाता है ना, क्योंकि यहाँ कई तरह की संस्कृतियां, भाषा और जीवन शैली पाई जाती है। अफ्रीका की बात कर लिया जाए तो अफ्रीका को अंधकारमय महाद्वीप कहा जाता है क्योंकि ऐतिहासिक रूप से यूरोपीय खोजकर्ताओं के लिए रहस्यमय था। एशिया की बात कर लिया जाए तो इसे महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है क्योंकि यह आकार और जनसंख्या दोनों में सबसे बड़ा और इसमें बहुत अधिक विविधता भी है। ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है क्योंकि यह एक ही देश है जो पूरे महाद्वीप पर फैला हुआ है। आई बात समझ में? चलिए अगला कर लीजिए। भारत का कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? राइट आंसर हो जाएगा 10.7%। भारत का 10.7% भाग पर्वतीय क्षेत्र में
के अंतर्गत आता है। अगला कर लीजिए, अगला भी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? आपका है सतपुड़ा, पश्चिम घाट, पूर्वी घाट या अरावली। सही आंसर हो जाएगा पश्चिम घाट को हम सह्याद्री के नाम से भी जाने जाते हैं। ये इसे चित्र से समझते हैं। ठीक है, पश्चिम घाट को क्या कहा जाता है? सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। आप देख सकते हैं यह पर्वत श्रृंखला भारत के पश्चिम तट के समानांतर फैली हुई है। ठीक है, और गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु से होकर गुजरती है। और इसकी लंबाई कितनी है? 1600 किलोमीटर। आई बात समझ में? अगला क्या है? निम्नलिखित में से भारत में तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी की बात कर लिया जाए तो सेडिमेंट्स को प्रवाहित करने वाली सबसे प्रमुख और बड़ी नदी मानी जाती है। यानी ये नदी जो है हिमालय से भारी मात्रा में अवसाद लाती है, यानी सेडिमेंट्स लाती है। इसके तेज प्रवाह और ऊंचाई से गिरावट के कारण यह बहुत अधिक मात्रा में मिट्टी और रेत बहाकर लाती है। ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा परिवाहित तलछट की मात्रा गंगा से भी अधिक होती है। अगला क्या है? मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मुंबई, दिल्ली, चेन्नई या कोलकाता। निवर्तन की बात हो रही है दोस्तों, यानी लौटते हुए मानसून से अधिक वर्षा कहाँ होगी? चेन्नई में होगी। देखिए, मानसून निर्वतन यानी रिट्रेंटिंग मानसून के दौरान सबसे अधिक वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती है, विशेषकर चेन्नई में। अक्टूबर से दिसंबर के बीच उत्तरी पूर्वी मानसून की हवाएं बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा करती हैं। यही कारण है कि चेन्नई को उत्तरी पूर्वी मानसून की वर्षा का केंद्र भी कहा जाता है। अगला क्या है दोस्तों? अगला है, भारत में काली कपासी मृदा के निर्माण में सहायक सेल कौन है? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, चूने का पत्थर या बलुआ पत्थर। राइट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बेसाल्ट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। काली कपासी मृदा को रेगुर मृदा भी कहा जाता है। इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से हुआ है और मुख्य रूप से कहाँ पर पाई जाती है? दक्कन पठार में पाई जाती है। इस मुद्रा में चिकनी बनावट, अच्छी नमी धारण क्षमता होती है और यह कपास की खेती के लिए काफी उपयुक्त है। अगला है, दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद बोई जाने वाली फसल कौन है? रबी, खरीफ, वर्षा? यस, सही आंसर हो जाएगा खरीफ फसल। दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बोई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं? खरीफ फसल कहते हैं, है ना। और इन्हें मानसूनी फसलें भी कहा जाता है और ये जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। जैसे आपका चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, मूंगफली, ये सभी खरीफ फसलों के उदाहरण है। अगला क्या है? उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ है? सही आंसर हो जाएगा बरेली। बरेली दिया सलाई उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और यह उत्तर प्रदेश का मुख्य केंद्र है। सहारनपुर की बात कर लिया जाए तो उद्योग कागज के लिए जाना जाता है। मुरादाबाद इसे पीतल नगरी भी कहते हैं और यह पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। मिर्जापुर कालीन और पीतल के बर्तन दोनों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, सड़कों की कुल लंबाई के आधार पर निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? देखिए, सबसे पहले यूपी, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद ओडिशा का स्थान आता है। राइट आंसर क्या होगा? यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा। यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सड़कों की कुल लंबाई के आधार पर अवरोही क्रम क्या है? पहले उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा। अगला है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? सही आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है।
जनसंख्या लगभग कितनी है? 65,000 के आसपास है। यहाँ पर 36 द्वीपों का समूह है। क्षेत्रफल भी बहुत छोटा है, 32 वर्ग किलोमीटर मात्र। केंद्र शासित प्रदेश कुल कितने हैं? कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश है। आपका जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, दमन दीव, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और पुडुचेरी। नेक्स्ट है, नवीनतम जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर क्या घट रही है, बढ़ रही है, तीव्र गति से बढ़ रही है या फिर स्थिर होगी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, घट रही है। जनसंख्या की यहाँ पर बात कर लिया है तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर में कमी दर्ज की गई है, क्योंकि 2001 से 2011 के दशक वृद्धि दर 17.64 रही, जो 1991 से 2021 के बीच 21.54 की वृद्धि से काफ़ी कम है ना। इसका अर्थ है कि जनसंख्या की वृद्धि दर धीरे धीरे क्या हो रही है? घट रही है। हालांकि कुछ जनसंख्या में अभी भी वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट है, अब तक काम आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? देखिए, सबसे पुराना भाप इंजन फेरी क्वीन है। फेरी क्वीन की बात कर लिया जाए तो विश्व का अब तक काम आने वाला सबसे पुराना भाप इंजन है। निर्माण कब हुआ था? 1855 में। ठीक है, भारत में इसे चलाया जाता है और इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। और यह इंजन भारतीय रेलवे की ऐतिहासिक धरोहर है। विशेष पर्यटन ट्रेनों में उपयोग किया जाता है। दोस्तों, ज्योग्राफी का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ आप सभी साथियों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। देखिए, यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा मित्रों। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में पॉलिटी के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।